ओके दोस्तों, तो आफ्टर डिस्कशन नॉर्मेलिटी हम लोग अगला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ने वाला है जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। नाउ व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस जहां पे हमारे पास दो सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन गिवन होता है, हमें पहले से पता होता है, और दूसरा वो एक सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है। ये निकालने के प्रोसेस में आगे हम देखेंगे हमारे हाथ में केवल और केवल एक सिंगल हथियार होते हैं, वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, राइट। इसके अलावा एन फैक्टर का इस्तेमाल भी हम करेंगे। मेन जो हथियार होता है वो होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। नाउ अब ध्यान दो, उसके बाद क्या है, जो हमारा अननोन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम हमें गिवन होता है, उसको हम लोग नीचे के कंटेनर में रखते हैं। ऊपर हमारे पास जो ब्यूरेट है, उस ब्यूरेट के अंदर हम जो नॉन सॉल्यूशन है जिसका हमें ऑलरेडी कंसेंट्रेशन मालूम है वो हम रखते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो हम डालते हैं, और तब तक हम डालते रहते हैं जब तक ना हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जहां पर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ तो हम जो नॉन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है उस नॉन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन को वॉल्यूम मेजर करते हैं। उसका स्ट्रेंथ हमें मालूम था, वॉल्यूम हमें पता पड़ गया, तो उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमें मालूम पड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर हमें आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका हमारे पास वॉल्यूम पहले से मालूम था, एन फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए। तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 अप्लाई करते हुए मैं दूसरा वाला सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी या फिर मोलैरिटी इस तरीके से निकाल लेंगे। तो जो हमारा नॉन सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, और जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट। जिसको हमारा नॉन सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे टाइट्रेंट, और जो हमारा नॉन सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे टाइट्रेट। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज पे जाएंगे, तो ध्यान देना क्या क्या है। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्राइमरी टाइट्रेट्स। ये लिख लेना अपने नोटबुक में, नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। व्हाट इज अ प्राइमरी टाइट्रेट? The reagents, ठीक है, that can be accurately measured। वो सारे रिएजेंट्स जिनको मैं एक्यूरेटली मेजर करके रख सकता हूं, एंड देयर कंसेंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ, यानी मैं रख दूंगा तो भी उसका कंसेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। 0.1 मोलर सॉल्यूशन अगर मैं बना के रखा हूं, आज देखूं या कल देखूं, तो भी उसका 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन ही रहने वाला है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी टाइट्रेंट, और दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन अ रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम डायरेक्टली जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन में। इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? प्राइमरी टाइट्रेंट्स का एग्जांपल क्या क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है,
K2Cr2O7 जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रहा हूं, AgNO3, FeSO4, सॉरी CuSO4, ठीक है, या फिर अमोनियम सल्फेट, Na2H2O3, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्राइमरी टाइट्रेंट्स है, ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्राइमरी टाइट्रेंट्स है। दूसरा जो है वो होता है हमारा सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, ठीक है। नाउ सेकेंडरी टाइट्रेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी टाइट्रेंट्स क्या होते हैं, ध्यान देना। These reagents cannot be obtained in pure form. These reagents cannot be obtained in a pure form, ठीक है, और and oblique or their concentration changes with time, ठीक है। They have to be, they cannot be directly used in a reaction. They cannot be directly used in a reaction, and they have to be standardized ठीक है, they have to be standardized before using with the help of a primary टाइट्रेंट। वो सारे के सारे हमारा नॉन सॉल्यूशंस जिनको रिएक्शन चालू होने के पहले विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमरी टाइट्रेंट उसके उस इंस्टेंट का जो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी है वो हमें अगर निकालना पड़ता है तो इन दैट केस वैसा जो टाइट्रेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी टाइट्रेंट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखो, और अभी हम बात भी करेंगे जो ये क्यों प्राइमरी टाइट्रेंट्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट ये डेफिनेशंस और थ्योरी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। NaOH, KOH, HCl, H2SO4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट KMNO4, ठीक है, I2, so on and so forth. K2Cr2O7 एक प्राइमरी टाइट्रेंट है बट KMNO4 नहीं है। द रीजन, KMNO4 इज अ विगोरस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। देखो हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो एग्जैक्टली डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं होते हैं, हाँ प्योर वाटर होते हैं बट डिस्टिल्ड वाटर तो ऐसा सच नहीं होता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन अगर हम कर भी लेंगे इट कैन नॉट बी 100% फ्रीड ऑफ लाइक पैथोजेंस या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो बच जाते हैं उसके अंदर, ठीक है।
KMnO4 विगोरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। और होता क्या है, तुम जो कंसेंट्रेशन का उस इंस्टेंट पे बनाए, ठीक है, टाइम के साथ ड्यू टू दैट रिएक्शन उसका कंसेंट्रेशन एक्चुअल में थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम, KMnO4 फोटोसेंसिटिव है। KMnO4 पे अगर सनलाइट गिराओगे तो KMnO4 हमारा डिकम्पोज करके MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो विथ टाइम हमें KMnO4 के सॉल्यूशन के नीचे, ठीक है, एक पतला सा ब्लैक कलर का लेयर मिलता है ऑफ MnO2। फॉर दिस टू मेन रीजंस, जो हमारा KMnO4 है उसको हर रिएक्शन के पहले उसका उस इंस्टेंट का नॉर्मेलिटी जो है वो हमें निकालनी होती है, राइट। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं KMnO4 को स्टैंडर्डाइज करने में, यानी उस इंस्टेंट का नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हम KMnO4 का नॉर्मेलिटी उस इंस्टेंट पे निकालते हैं। K2Cr2O7 में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो वाटर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात साथ ही साथ और एक भी है, जो हमारा K2Cr2O7 है वो हमारा फोटोसेंसिटिव भी नहीं है। और दूसरी बात है, K2Cr2O7 का बहुत ही ज्यादा प्योर क्रिस्टल्स हम बना सकते हैं। KMnO4 का प्योर क्रिस्टल बनता नहीं है, उसके अंदर हमेशा ही थोड़े बहुत MnO2 का इंप्यूरिटीज जो है वो बच जाते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिमिलरली KOH या NaOH, लॉजिकली दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर मैं उसको एटमॉस्फेयर पे रखूंगा तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। देखो, कितना भी तुम कंटेनर में रखो, थोड़ा बहुत तो खोलते ही एयर टाइट कंटेनर के साथ एयर के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। जब एक बार यूज करने के लिए खोलोगे और अगले यूज करने के पहले बंद करोगे, उसके दौरान कुछ एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा। एयर का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम जानते हैं एक एसिडिक ऑक्साइड है। KOH और NaOH जो है वो हमारे बेसिस है, तो डेफिनेटली NaOH और KOH जो है वो हमारा CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी उसका जो एक्चुअल में हमारा कंसेंट्रेशन होगा वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। सिमिलरली लॉजिकली समझो, HCl और H2SO4 दे आर वाटर एब्जॉर्बर। सो एयर के अंदर थोड़े बहुत मॉइस्चर भी होंगे, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपना कंसेंट्रेशन को बदल लेगा। आयोडीन का प्योर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, प्योर आयोडीन मिलना प्रैक्टिकली असंभव होती है। इस कारण पे दीज आर ऑल द सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहले कोई और रिएक्शन के हेल्प से हम उनका कंसेंट्रेशन को निकालते हैं। मैं प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहा हूं। देखो, क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट कंसेंट्रेशन दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, वो करके देगा हमें, बट प्रैक्टिकल लेवल पे इनका कंसेंट्रेशन जो है हमें हाथों हाथ निकालना होता है। हम पहले से उसके ऊपर लेवल चिपका के रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, देयर कैन बी अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। सो इनको हम बोलते हैं इस कारण पे सेकेंडरी टाइट्रेंट्स। मेरे ख्याल से प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया है। मेन फंडा दो तीन चीजें होनी चाहिए, उनका प्योर क्रिस्टल्स बन पाना चाहिए, दूसरा वो वाटर के खुद के साथ रिएक्ट नहीं कर जाना चाहिए, या फिर वो एटमॉस्फेयर के साथ या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तब वो चीज हमारा प्राइमरी टाइट्रेंट होगा। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ सेकेंडरी टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट हमारा दो प्रकार के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। अच्छा, सेकेंडरी टाइट्रेंट को जब तुम स्टैंडर्डाइज करोगे तब वो टाइट्रेट की तरह बिहेव करेगा। प्राइमरी टाइट्रेंट इज ऑलवेज अ टाइट्रेंट, सेकेंडरी टाइट्रेंट ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन विल बिहेव एज टाइट्रेट। प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है तो थोड़ा ध्यान देना, टाइट्रेंट, टाइट्रेट, राइट। तो उस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना।
Okay. Now, third important nomenclature is standard solution. ठीक है. Now, what is a standard solution? Standard solution क्या होता है? The solution of exactly known concentration. ठीक है. The solution of exactly known concentration, उसको हम बोलेंगे standard solution. Next is equivalence point. What is meant by equivalence point? The point at which number of equivalents of reactant and product becomes same. The number of equivalents of reactant and product, यानी reactant product बोलना तो पाप है, titrant and titrate become same. उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी जहां पर बेसिकली N1V1 इक्वल्स टू N2V2 हो जाए, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिकेटर्स. अच्छा, इंडिकेटर्स क्या है? substances which help us identify the equivalence point via some visible change in color. वो सारे सब्सटेंसेस जो अपना कलर्स को बदल के हमारा एंड पॉइंट को यानी इक्विवेलेंस पॉइंट को, इक्विवेलेंस पॉइंट का और एक नाम है बाय द वे, ध्यान देना, एंड पॉइंट भी बोलते हैं इसे. ठीक है. सो जहां पर हमारा एंड पॉइंट पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. अच्छा, ध्यान देना, टाइट्रेंट्स लाइक KMnO4 K2Cr2O7, वो सारे चीज जिनका रिएक्शन खत्म होने के बाद खुद का ही कलर बदल जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो KMnO4 हमारे पास है, उसका कलर जो होता है वो होता है पर्पल या पिंक. ठीक है, वो तो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. अगर मान लो बेसिक मीडियम पे रिएक्ट हो रहा है या न्यूट्रल मीडियम पे रिएक्ट हो रहा है, जहां पर एंड पॉइंट होगा KMnO4 पूरा खत्म हो जाएगा, MnO2 बन जाएगा और हमारा सॉल्यूशन जो है MnO2 का प्रेसिपिटेशन के थ्रू कलरलेस बन जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी जहां पर सॉल्यूशन हमारा पिंक से कलरलेस बन गया है, वहां पर हमारा
इक्विवेलेंस पॉइंट यानी एंड पॉइंट आया है। सो टाइट्रेंट्स लाइक KMnO4, K2Cr2O7 itself behave as indicators। ये खुद ही हमारा इंडिकेटर्स की तरह बिहेव करता है, तो दे आर कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर्स। ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स जो है उसका मेन काम होता है विजिबल चेंज दिखाना। वो टाइट्रेंट खुद भी कर सकता है। कुछ टाइट्रेंट जो है वो हमारे सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं, यानी बाहर से कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर हमें डालना नहीं पड़ता है। बाकी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अगर हम कर रहे हैं, मान लो HCl और NaOH में, तो वहां पर कलर चेंज देखने के लिए हमारा फिनोल्फथलीन टाइप की कोई चीज जो इंडिकेटर्स होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ अब ध्यान देना, हमारे सिलेबस में दो प्रकार के टाइट्रेशन है। हमारे सिलेबस में दो टाइप के टाइट्रेशन जो है वो है, पहला जो टाइप है वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है। और दूसरा जो है वो है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। पहला जो है वो है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और दूसरा जो है वो हमारा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से मैं टाइट्रेशन करवा रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन मैं किस तरीके से टाइट्रेशन करवा रहा हूं, वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल टाइट्रेशन, दूसरा होता है डबल टाइट्रेशन, दूसरा होता है डबल टाइट्रेशन और तीसरा होता है बैक टाइट्रेशन। ओके, सिंपल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन, ये तीन टाइप का जो है वो टाइट्रेशन हम करने वाले हैं। राइट। सो ये बेसिकली टाइट्रेशन के रिगार्डिंग थ्योरी है। ओके। सो इन ये तीनों किस प्रकार के होता है, सिंपल क्या होता है, डबल क्या होता है, बैक क्या होता है, अभी उनके बारे में ध्यान मत दो, वो मैं एक एक करके बात करूंगा। वी विल स्टार्ट विद द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन व्हिच इज अ सिंपलर आउट ऑफ द टू। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन काफी हद तक आसान है, थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के नॉलेज जो है वो हमें चाहिए होता है। राइट। वो सारे चीज भी हम कर लेंगे, जो इनऑर्गेनिक की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम सारे बात करेंगे। ठीक है। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ओके।